Good morning friends, welcome to my channel. So today we are going to discuss introduction of transparent thin sheet in the experiment, as well as we'll discuss about the diffraction freshness by prism experiment. We'll see some numerical problems also, and this is the third lecture. In first lecture I have covered wavefronts, coherent sources, nature of light, interference and some numericals. The second lecture Young's double slit experiment and some numerical problems. So इस लेक्चर से पहले आपको वो दोनों लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। ये कोरिलेटेड है पुराने लेक्चर्स के साथ में। टोटल मैं 5 लेक्चर लेने वाला हूँ वेव ऑप्टिक्स के, जिसमें कि मान के चलो कि आपका पूरा कवर होने वाला है, क्योंकि एक लेक्चर 30 मिनट्स का है तो 5 लेक्चर लगभग 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का हो जाएगा, और जो कि मतलब कि मिनिमम है, इससे मिनिमम कुछ हो नहीं सकता है। यदि आप पूरे 5 लेक्चर देख लेते हैं ढंग से तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके पूरे सवाल सही होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो एटीसी के सिलेबस में है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से देखिए, और जो भी मतलब कि आपको न्यूमेरिकल्स हैं इसके, उनके बेसिस पे अपने जो बुक में अवेलेबल न्यूमेरिकल्स आप अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिए। नाउ विल सी द फर्स्ट थिंग, दैट इज द इंट्रोडक्शन of transparent sheet। ठीक है, thickness, refractive index mu and thickness will be t। okay, so we'll see the numericals on that। तो इस पे हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मैं सीधा आपको कंसेप्ट बताऊंगा, आपको बस वो समझना है और उसका जो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। जैसा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने किया था सेम वही, इसमें एक फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल आने के काफी चांसेस होते हैं, पहले भी आ चुके हैं न्यूमेरिकल्स, तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसमें बेसिकली समझ लीजिए कि होता क्या है। जैसे कि मान के चलो कि आपका ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की स्लिट्स हैं, यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न मिल रहा था पहले, ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी आपकी, उसके बाद सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमारी कहाँ मिल रही थी, हमें यहाँ पे मिल रही थी ओ पॉइंट पे। अभी क्या होगा कि यदि हम मान के चलो कि यहाँ पे हम कोई थिन शीट लगा देते हैं जिसकी थिकनेस कितनी है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट शीट ऑन द फ्रिंज पैटर्न, सो दैट विल बी आवर टारगेट टू फाइंड आउट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वजह से कुछ इसमें रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से कुछ जो हमारा सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा था दैट विल बी नॉट एट द सेंट्रल पॉइंट, इट विल शिफ्टेड टू समवेयर। सो अभी कहां हो जाएगा, वो किसी एक्स हाइट पे हो जाएगा शिफ्ट। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा जो बिल्कुल दोनों स्लिट्स के बीच में बनता था, नाउ दैट विल बी एट समवेयर एक्स अबव। ओके, सो डिस्प्लेस्ड बाय एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें यदि ये एक्स पता चल जाए तो हम सेंट्रल मैक्सिमा अपना निकाल देंगे, बस वो जो भी कुछ निकालना है हमें, उसके बाद उसमें एक्स डिस्टेंस जोड़ते रहेंगे तो बाकी सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स क्या निकालते हैं, एक्स कैसे निकलेगा, तो देखो एक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या होता है आपका म्यू -1 इंटू डी टी बाय स्मॉल डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप एकदम से घोट दीजिए ढंग से। ठीक है, आपको म्यू पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस शीट, डी पता है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द डबल स्लिट एंड द स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद आपको ये टी पता है थिकनेस, आपको डी पता है, तो आप इसका शिफ्टिंग निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको शिफ्टिंग दे दी जाएगी कि आपकी जो फ्रिंजेस है, सेंट्रल फ्रिंज है या फिर कोई सी भी फ्रिंज है, वो इतनी शिफ्ट हो गई इतनी हाइट पे, या फिर 15 फ्रिंजेस के बराबर शिफ्ट हो गई, वो 15 फ्रिंज विड्थ के बराबर, तो उससे हमें एक्स पता चल जाएगा। एक्स से हम क्या करेंगे कि हमें जो भी चीज पूछा तो थिकनेस पूछेंगे या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेंगे, मैक्सिमम 2 ही चीजें पूछी जाती है, तो आप वो बता दोगे। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है, बाकी सेम, बाकी सभी फॉर्मूले सेम रहेंगे। बीटा फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपका जो nth मैक्सिमा होता था, nth ब्राइट फ्रिंज का वो जो होता था
एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये सब होने वाला है। बस आपका जो शिफ्टिंग जो होगी ना वो इस फॉर्मूले से निकलने वाली है। ठीक है, जैसे कि अभी कोई पूछता है ना, ये लगाने के बाद बताओ कि 12th नंबर का जो आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो कहां बनेगी, तो वाई एन निकाल देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में उसमें हम ये शिफ्टिंग जोड़ेंगे वहां पे, क्योंकि पहले 12th नंबर की मान लो यहां बन रही थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये सभी लोग शिफ्ट हो गए ऊपर की तरफ, ब्राइट भी एक्स शिफ्ट हुआ है, इधर वाला भी एक्स शिफ्ट होगा, तो 12th वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस में एक्स, मतलब 12th की जो वाई एन होगा, ये वाला जो वाई 12 प्लस एक्स पे अभी 12th अपना मिलेगा अपने को। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए यंग्स experiment. A transparent thin sheet of refractive index mu is equals to 1.6 is placed on one interfering beam's path. If distance between the double slit and screen is 100 cm, find the thickness of the sheet. After placing sheet, central bright fringe shifted to a position occupied by the 12th bright fringe. ठीक है, ये सवाल आपको सबसे पहले समझना है। देखो, सबसे पहले जब भी मतलब कि थिन सीट के सवाल आते हैं तो मान के चलना सवाल बहुत ज्यादा आसान है, उसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ये डिफ्रैक्शन वगैरह इन सब के सवाल आसान ही होते हैं, बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है आपको। इसके अंदर देखो आपको दिया हुआ है लैम्डा, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू कितना है आपका दिया हुआ है 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज आपको क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.6। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस मतलब कि कैपिटल डी होती है। कैपिटल डी आपको कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। और आपको क्या दिया हुआ है, एक चीज और दी हुई है, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्टेड टू ए पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय 12th ब्राइट फ्रिंज। मतलब कि जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी को नहीं समझ में आया था पहले तो, कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जब हम एक ट्रांसपेरेंट सीट टी लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो लगाने के बाद में जो हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो थी वो शिफ्ट हो जाती है कहां पे, जहां पे इसके लगाने से पहले, बिफोर अप्लाइंग दिस, द सेंट्रल मैक्सिमा तो यहां बन रहा होगा, एंड द ब्राइट फ्रिंज 12th ब्राइट फ्रिंज, 12th ब्राइट फ्रिंज कहां बन रही होगी, यहां पे बन रही होगी। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि जब हमने लगा दिया है, पहले ऐसा था, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रांसपेरेंट सीट, अब यहां पे क्या बन रहा है, 12th की जगह अब बन रहा है यहां पे ब्राइट मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है ना कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा था वो 12th वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है। बस अपने को पता चल गया, अभी शिफ्टिंग पता चल गई ना, ये कि हमारा जो ब्राइट मैक्सिमा है वो कहां पे शिफ्ट हुआ है, सेंटर वाला एक्स डिस्टेंस पे। एक्स डिस्टेंस हमें क्या पता है, पहले वाली जो ब्राइट फ्रिंज थी 12th, उसकी हाइट हम निकाल सकते हैं पुराने फॉर्मूले से, किससे, y12 बराबर में n लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो n कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12th है ये, तो 12 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, हमें पता है इतनी शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, अभी शिफ्टिंग x के बराबर होती है। x का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, म्यू -1 इंटू डी टी बाय स्मॉल डी। ठीक है, बस यहां पे आपका सवाल खत्म हो गया है। इसको यदि कोई सोल्व कर देगा तो सवाल खत्म है। तो छोटा सा कंसेप्ट था, डिफिकल्ट नहीं होता है। कुछ लोग क्या है ना कि ये सब फालतू की चीजें देख के डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान चीज है ना। अब जैसे कि इसको करते हैं अपन, है ना, तो x कितना है, x बराबर म्यू कितना है 1.6 माइनस 1, म्यू -1 इंटू डी, डी कितना है 100 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, 100 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में आ गया, इंटू थिकनेस कितनी है t, डिवाइडेड बाय अपना d, d कितना है, d को हम d रखते हैं, हमें पता नहीं है, इसमें दिया ही नहीं है d भी नहीं दिया है ना, तो d को d रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर होगा, ये शिफ्टिंग
12th ब्राइट फ्रिंज के बराबर हो जाएगी जो पहले थी हमारी। तो कितना 12th के लिए क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला रहता है एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। यहाँ 12 डाल देंगे तो 12th की वो आ जाएगी हाइट। तो कितना हो जाएगा एन बराबर 12 इंटू लैम्डा, लैम्डा हमें पता है, इंटू में डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये आ गया है। तो यहां से अब देखो क्या कर सकते हैं अपन, डी से तो ये डी कट जाएगा। तो कभी भी डरना मत, आप सोचोगे डी तो दिया ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा न्यूमेरिकल, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तभी उन्होंने नहीं दिया। बहुत सोच समझ के दी जाती है वैल्यूज वगैरह। ये कट गया है, ठीक है। यहाँ पे और क्या काट सकते हैं, ये देखो 100 क्या है, ये हमारा कैपिटल डी तो है ना, ये भी कैपिटल डी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने लिखी नहीं है, यहाँ भी लिख सकते हैं 100, तो ये आपस में कट गए। ठीक है, उसके बाद में क्या बच गया आपके पास, तो यहां से बिल्कुल आसान है यार, आपको क्या निकालना है, लैम्डा आपको पता है, ये रहा 5890। ठीक है, आपको पता है ये हो जाएगा 0.6, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो टी निकालना है। तो टी यहां से आप आराम से निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से, सिंपल सा एक कैलकुलेशन करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 1.17 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है, 1.17 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है, अपना निकाल के देख लेना। कैलकुलेशन मैं ज्यादा करता नहीं हूं, और पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान था ये। इस पे अब देखो क्या है, दूसरा न्यूमेरिकल क्या पूछ सकते हैं इस पे। अभी वो क्या कर सकते हैं कि वो आपको बोल देंगे कि बताओ जो ये सीट थी, अभी इन्होंने पूछा है थिकनेस पूछी है ना, वो पूछ सकते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकते हैं, थिकनेस दे देंगे इसकी 1.5 है, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। वो तो सेम चीज है, वही फॉर्मूला लगाना है। कुछ ना कुछ आपको शिफ्टिंग दी होगी, 12th दी है, हो सकता है आपको 10th दे। 5th ब्राइट फ्रिंज की जगह डार्क फ्रिंज देंगे तो डार्क वाले में एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी ना लगा के क्या फॉर्मूला लगता है, एन 2n-1/2 इंटू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये लग जाएगा yn फॉर डार्क। यदि आपको हो सकता है दूसरे किसी न्यूमेरिकल में डार्क दे दे तो। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल होते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेक्चर 2 में ये सब डिस्कस किया हुआ है मैंने, yn कैसे निकालते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम डिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं किसकी, डिफ्रैक्शन की, कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। एक्चुअली मैंने अपने 2 लेक्चर जो हुए हैं उनके अंदर डिफ्रैक्शन थोड़ा तो पढ़ा भी दिया, आपको पता नहीं चला है ना। डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई स्लिट यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि उस स्लिट का मैंने होल बनाया, ये कोई कार्डबोर्ड होगा जिसमें ये होल बना हुआ है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा अपन वर्टिकली ऐसे रखते हैं उसको परपेंडिकुलर टू द वॉल। ओके, लेकिन अभी मैंने क्या किया, उसको ऑन पेपर ले लिया है। ठीक है, तो जब इसमें से कोई वेव फ्रंट्स या वेव जाती है, तो यदि उसकी वेवलेंथ कम है तो देखो सीधा इसमें से पास हो जाएगी, सीधा ना इधर से निकल जाएगी। लेकिन उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसको पास करने में थोड़ा इस होल से प्रॉब्लम होगी। वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो पास ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, और वेवलेंथ उसकी लगभग इस होल के बराबर है तो क्या होगा, इसके एजेस से वो टकराएगी। ठीक है, जब वो यहां से पास होगी तो इट विल टच द एजेस ऑफ दिस होल। ठीक है, सो यदि वो जब यहाँ पे टच करेगी, यहां से कोलाइड करेगी, तो वहां पे क्या होगा कि जो इसके एजेस हैं होल के हमारे, ड्यू टू दैट इसके अंदर कुछ बेंडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे ना निकल के कुछ नीचे जाके फिर अलग पैटर्न में थोड़ा बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जो ये इसके जो एजेस होते हैं हमारे, जो होल होता है ना उसके, तो उस पे जब कोई वेव आती है और उनके एजेस की वजह से उसमें थोड़ा बेंडिंग आ जाती है, थोड़ा सा उसमें टिल्टनेस हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इतना ही है इसके बारे में जानना है, बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे जो हमारे पेड़ होता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, ये पेड़ है। अब इसमें क्या है ना कि बीच बीच में कंटिन्यूअस पत्ते नहीं होते, बीच बीच में कुछ गैप होता है, लीव्स कंटिन्यू नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्या है ना कि नीचे जो होता है ना कुछ शैडो इसकी आती है। ठीक है, तो जो वो शैडो इसकी नीचे आती है, तो क्योंकि देखो बहुत ही बारीक बारीक से होल इसमें हो रखे हैं ना, ऊपर से देखेंगे तो एक होल की तरह, ये 2 पत्तों के बीच में जो गैप रहता है ना, वो होल की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये एक होल की तरह काम करेगा। तो
इतने सारे होल्स में से जब ये आएगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पे डिफ्रेक्शन बनेगा पैटर्न शैडो के अंदर। तो ये एक एग्जांपल है, पूछ सकते हैं कि जो लीव्स का जो पैटर्न बनता है ना उसकी शैडो का, वो कैसा होता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या जानी कि जब कोई वेव है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और जो हम स्लिट यूज कर रहे हैं उसकी जो उनके बीच की डिस्टेंस डी है। ठीक है, वो मतलब कि क्या हो, काफी कंपेरेबल हो, दोनों मतलब लगभग बराबर हो। इसको अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हैं, लगभग बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लैम्डा जो है वो बहुत बड़ा है अपने डी से, तब क्या होगा, डिफ्रैक्शन नहीं होगा। लैम्डा जो है वो मतलब डी है काफी बड़ा है लैम्डा से, तब भी डिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। कारण मैंने बता ही दिया है कि जब लैम्डा बहुत बड़ा होता है तो वो स्लिट से पास ही नहीं कर पाएगा। लैम्डा काफी छोटा होता है तो उस केस में उसके जो एजेज हैं जो स्लिट के, उनको टकरा नहीं पाएगा, तो वो बेंडिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, और जब लैम्डा हमारा जो काफी मतलब कि इसके इक्विवेलेंट रहता है तो उस टाइम पे क्या है कि वो उसके जो एजेज है वहां से टच करता है, उसकी वजह से बेंडिंग होती है और डिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पता चल गई हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि क्या मतलब कि जो हमारा लैम्डा है वो केवल मतलब, क्योंकि हम जो स्लिट बनाते हैं, जो उसका होल बनाते हैं, वो तो मान के चलो कि कोई किसी रूम में कुछ रखा है उसमें बना लिया हमने, तो बहुत बड़ा हो नहीं सकता है ना। कोई पेपर पे बनाया, किसी मेटल शीट पे बनाया, मान के चलो कोई वेवलेंथ, कोई वेव है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, मतलब कि काफी काफी बड़ी है उसकी वेवलेंथ, तो उसका क्या डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो उसके बारे में देखते हैं ना। तो अभी देखो, जैसे कि तीन वेव की बात करते हैं। एक है लैम्डा ऑफ एक्स रे, ठीक है, एक होता है लैम्डा ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, एक होता है लैम्डा ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि मान के चलो कि इनका हमें डिफ्रैक्शन करवाना है इन सभी वेव्स का, तो उसके लिए हमारे जो डी जो होता है ना, स्लिट्स वगैरह, उनका साइज की बात करते हैं। तो एक्सरे देखिए, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है। कितनी होती है, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के 1 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम इस टाइप से होती है, काफी छोटी होती है, 10⁻⁻10 के ऑर्डर की होती है ना, मतलब। ठीक, ये जो होती है ये लगभग होती है सेंटीमीटर्स में होती है लगभग, है ना। ये जो होती है ये काफी बड़ी होती है, मतलब 10 कुछ होती है, 6 5 ऐसे करके। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना कि यदि हमें इनका डिफ्रैक्शन कराना है तो जो इसके लिए हमें स्लिट का साइज चाहिएगा बहुत ही छोटा चाहिएगा, मतलब कि जो स्लिट होगी बिल्कुल मान के चलो कि कोई बहुत बारीक पार्टिकल के जितना, मतलब हमें वो चाहिए, तो उसके बाद ही इसका डिफ्रैक्शन हो सकता है। इसके लिए हमें सेंटीमीटर के उसके वो चाहिए, जो स्लिट का साइज रहेगा वो कुछ सेंटीमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि रेडियो वेव्स बहुत ज्यादा है, तो दो बड़ी बड़ी कोई बिल्डिंग्स भी है मान लो मुंबई के अंदर, तो उनके बीच में से जब ये रेज निकलेंगी तो इनके एजेस पे भी वो टकराएंगी, तो उसके बावजूद उसका डिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि कोई छोटा होल होना चाहिए तभी डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन के लिए वेवलेंथ उसके लगभग बराबर होनी चाहिए आपके जो स्लिट है या फिर जो भी ऑब्स्टेकल है उनके साइज के। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब जो ऑब्स्टेकल है ना उसका साइज जो होता है वो वेवलेंथ के लगभग बराबर होगा, तभी आपका डिफ्रैक्शन होगा। तो डिफ्रैक्शन के बारे में आपने काफी चीजें जान ली है। अब हम देखते हैं फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या है, वो भी डिफ्रैक्शन पे ही है। और जो हम यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ रहे थे, जो ये स्लिट थी हमारी, ये था, तो जब वेव फ्रंट्स यहाँ पे आते हैं हमारे, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, सॉरी सिंगल था, जब वेव फ्रंट्स यहाँ पे आते हैं तो इसके एजेस के ऊपर वो टकरा के यहाँ पहले डिफ्रैक्शन होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे और यहाँ पे ये दो जो वेव्स आ रही हैं इनका क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिफ्रैक्शन हो रहा है दोनों में, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस। तो दोनों फिनोमेनाज होते हैं वहां पे। तो हमने इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है, उसकी बात करेंगे। So now we'll study Fresnel's biprism experiment. That is very important.
है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका। इसमें 2 स्लिट्स होती हैं पहले की तरह ही, ठीक है। इसमें एक 2 बाय प्रिज्म मीन्स विल यूज 2 प्रिज्म्स, ओके। सो एक प्रिज्म ये हो गया है आपका और एक प्रिज्म हो गया है ये, ठीक है। सो विल यूज 2 प्रिज्म। इसके अंदर एक एंगल जो होता है हाफ डिग्री का होता है, ठीक है। ये वाला एंगल होता है हाफ डिग्री, हाफ डिग्री बोल सकते हो या फिर 30 मिनट्स बोल सकते हो। तो ये दोनों जो एंगल है ये है 30 मिनट्स के, और ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 179 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम अपना इंटरफेरेंस सॉरी डिफ्रैक्शन पैटर्न हम उस पर देखते हैं, ठीक है। ये स्लिट S2 हो गई है, ये स्लिट हो गई S1। यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस, ये डिस्टेंस जो है इसको हम बोलते हैं D', ठीक है। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म है वो बिल्कुल यंग्स का जो फॉर्मूला था उसी पे ही चलेंगे। बस एक छोटी सी चीज जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ, बाकी लोग क्या इधर उधर पढ़ते रहते हैं, उनको समझ में कुछ आता नहीं है। छोटी सी चीज वो जान लो, उसके बाद आंख बंद करके वो फॉर्मूला लगाओ पुराना वाला, सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं क्या है वो डिफरेंस। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को और समझते हैं अपन। पिछली बार सवाल आया था इसी पे कि जो ये एंगल जो होते हैं ना कितने कितने होते हैं फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म के, तो 179 डिग्री, हाफ डिग्री, हाफ डिग्री, ठीक है। जो डबल स्लिट है और बाइप्रिज्म है यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हम A, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है प्रिज्म से लेकर के स्क्रीन तक की ये है B। सो टोटल ये डिस्टेंस अपनी क्या होती थी डबल स्लिट से लेकर के और स्क्रीन तक की, जिसको अपन क्या बोलते थे D, अभी भी वो D ही है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं D इज टू A प्लस B, ठीक है। D इज टू A प्लस B बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं कि जब यहां से हमारा जो पैटर्न बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइट मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कोई पॉइंट है उस पे भी कुछ बनेगा, ठीक है, P। अब ये जो थोड़ा चेंजेस है वो प्रिज्म अपन ने लगा दिया बीच में, उसी की वजह से पूरा चेंज है ना। तो वो चेंज क्यों है और कौन सा फॉर्मूला याद रखना है उस पर आप ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जो प्रिज्म है इसका, म्यू, ठीक है। प्रिज्म एंगल जो होता है ना इसको बोलते हैं अपन अल्फा, ठीक है। अभी ये हाफ डिग्री, कई बार इसको 1 डिग्री दे देते हैं, कभी कभी 2 डिग्री दे देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल भी आपको अल्फा मान के चलो आप, ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा है आपको, अल्फा है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये डिस्टेंस A है, ये B है, टोटल D है। अब हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। इसके अंदर जो D' होता है ना वो क्या होता है 2A, A हो गया, इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D' इज टू 2A म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो आप D' निकाल देंगे, उसके बाद बाकी सभी फॉर्मूले सेम है। कोई बोल दे आपको निकालो nth ब्राइट फ्रिंज, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा yn बराबर n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो सॉरी D' आएगा यहाँ पे। तो पहले क्या करते थे अपन, D दिया होता था सीधा पुट कर देते थे, लेकिन अभी क्या करना है कि यहाँ पे D' हो गया। D' कैसे निकलेगा 2A म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। बस ये वैल्यू कैलकुलेट करो, उस फॉर्मूले में डालो, आपका yn आ जाएगा, ठीक है। अभी यदि आपको निकालना है फ्रिंज विड्थ निकालना है, सॉरी पहले निकालते हैं nth डार्क फ्रिंज के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगी yn इज टू 2n माइनस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा d बाय D', ठीक है। ये nth उसके लिए होगी डार्क के लिए। अब बात करते हैं कि फ्रिंज विड्थ क्या निकलेगी। फ्रिंज विड्थ होती थी पहले लैम्डा d बाय स्मॉल d, अब क्या हो जाएगा D'। d की जगह D' कर दो, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है। तो फ्रिंज विड्थ निकाल दोगे D' यहां से आएगा, बस खत्म हो गया बाय फ्रिंज वाला जो है ना अपना ये फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट खत्म। इसमें कुछ है ही नहीं, बस ये चीज याद कर लोगे हो जाएगा। मैं बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ। जब मैं छोटा था, जो 10वीं क्लास में था, तो जो बच्चे थे ना हमारी क्लास के सबसे टोल, उनको मैं पढ़ाता था पीछे बैठ के ना, ऐसे बिल्कुल एकदम सीधा सट बताता था भाई
पेपर में ये आएगा, तुम ये पढ़ो। तो उसी तरह मैं मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी मैं सिंपल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, तो अब इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फ्रेशनेस बाय प्रिज्म पे न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, फ्रेशनेस बाय प्रिज्म का सवाल आ जाए, मान के चलो, छोड़ना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। ए फ्रेशनेस बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन द बाय प्रिज्म। ठीक है, हमें पता चल गया वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द बाय प्रिज्म इज गिवन 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द बाय प्रिज्म इज 1 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। फ्रिंज विड्थ इज 0.03 सेंटीमीटर, वेरी गुड। फाइंड म्यू ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। ठीक है, प्रिज्म के जो मटेरियल है उसका म्यू निकालना हमें। डी भी हमें दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो सवाल को समझो क्या दिया हुआ है। लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपका दे रखा है इन्होंने, ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डी दे रखा है, डी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड साथ साथ क्या दे रखा है इन्होंने, अल्फा इज इक्वल टू 1 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं क्या दिया हुआ है हमें। फ्रिंज विड्थ दी है बीटा, बीटा कितना है 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी चीजें हमें दी हुई है भगवान ने, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, तो हमें पता है जो बीटा होती है ना, बीटा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। नॉर्मल केस में ये है, फ्रेशनेस बाय प्रिज्म में लैम्डा डैश। लैम्डा डैश कैसे निकलता है, हमें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। याद हो गया फॉर्मूला ये तो। ठीक है, अब इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हम डी की वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा है 0.03, बीटा इज इक्वल टू इंटू 10 टू द पावर -2, मीटर में बदल लिया हमने, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी की जगह हम ये रख देंगे यहाँ पे 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज पता ही है, ये पता है, ये पता है, ए पता है, अल्फा पता है, तो म्यू निकाल दोगे ना। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन से मेरे को थोड़ा डर लगता है, तो आप आराम से कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, इसके अंदर टाइम इसलिए लगने वाला है क्योंकि ये पाई और 180 डिग्री इन्वॉल्व है यहाँ कैलकुलेशन में, तो सवाल भी पक्का आएगा। तो आपको अपनी कोई ट्रिक निकालनी है ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है वो रहेगा इसका डी आंसर 1.57। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात और करते हैं। देखो अब एक चीज का और ध्यान देना है ना, अभी तक हमने पढ़ा है कि ये फ्रेशनेस बाय प्रिज्म का नॉर्मल। अब फ्रेशनेस बाय प्रिज्म में वही, यदि हम मान के चलो कि ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, इधर से कुछ निकल के हमारी यहाँ पे कुछ बना था, मान लो यहाँ पे फिर से हम वही लगा दें, एक ट्रांसपेरेंट थिकनेस की कोई ट्रांसपेरेंट सीट लगा देते हैं कोई, यहाँ पे जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू डैश मान लो, म्यू तो इसका रहता है। ठीक है, तो इसकी टी पूछ सकते हैं, म्यू पूछ सकते हैं, तो वो आप कैसे निकालोगे, सब कुछ सेम है, बस मान के चलना जो पूरा ये इधर वाला जो पोर्शन है जो पहले करते थे वही है, वहां पे डी की जगह डी डैश रख देना। डी डैश आप कहां से निकालोगे, फ्रेशनल वाले फॉर्मूले से। बाकी सेम इसको न्यूमेरिकल वो करना है, इधर का जो था उसको मान लेना पहले वाला ही दिया हुआ है जो था वो अपना जो यंग्स वाला, इधर की जो है उसके अंदर जो इसके मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे वो फॉर्मूले लगाने हैं, डी की जगह आपको डी डैश लगाना है, सब कुछ सेम रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, इस पे एक न्यूमेरिकल में बाद में कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस पे तो मान के चलो आने ही आने हैं सवाल आपके। लेक्चर 1, 2, 3 अभी तक मैंने कवर किए हैं, इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही आसानी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी किसी को लगता है तो इससे ज्यादा नीचे का लेवल मैं मेंटेन कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये नीचे के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
और इससे ऊपर का लेवल भी मतलब यही है मेरा मतलब जो बेसिक है, जो फाइनल है, सब कुछ यही है। तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और तैयारी ढंग से करिए। आपके पेपर मान के चलो 3 महीने के आसपास बचे हैं, उसमें आपका हो जाएगा पेपर मेरे हिसाब से। और फॉर्म भरते टाइम गलती मत करो। पहले भी काफी लोग मैसेज करते हैं, सर ऐसे गलती होगी वैसे होगी, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आराम से तन्मयता के साथ शांति के साथ फॉर्म भरिए, जल्दीबाजी मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।